Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to the next topic of our economics, जो हमने इकोनॉमिक्स की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम लोग सारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जो भी बेसिक टर्म्स हैं इकोनॉमिक्स के बेसिक टॉपिक्स हैं उन सबको कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे हम लोगों ने इस सीरीज में फोकस किया है। फिर एक बार जब हम ये बेसिक टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेंगे देन वी विल सडनली मूव टू एडवांस टॉपिक्स एंड देन करंट अफेयर्स वगैरह सब कुछ कवर करेंगे। बट जो मेरा एम है to start in the start that we have to understand the concepts of all the basic topics. Economics एक ऐसा चीज है, it is a very easy subject, but क्योंकि हमें concepts नहीं पता होते तो इसलिए it looks very difficult if you are not knowing concepts. तो उस चीज को हमें तोड़ना है और इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स को इजी करके समझना है और इकोनॉमिक्स को एक इजी सब्जेक्ट बनाना है। ओके, सो द टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को आज हम लोग देखने वाले हैं कि मनी सप्लाई होता क्या है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग सब कुछ देखेंगे, अकाउंट्स क्या होते हैं, लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी का भी बच्चों को नहीं समझ में आती है, फिर M1 M2 M3 M4 मनी, ये सब कुछ देखेंगे। ठीक है, डिटेल में वो सब कुछ सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मनी सप्लाई? मनी सप्लाई होती क्या है? इट इज द टोटल स्टॉक्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ मनी। ये क्या है? सारे मनी की टोटल स्टॉक, टोटल स्टॉक्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ मनी। तो मनी सप्लाई क्या है? टोटल स्टॉक्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ मनी। अब देखिए, अब इसमें ऑल टाइप ऑफ मनी से हम लोग क्या समझ रहे हैं? ये तो करेंसी में भी अवेलेबल हो सकता है वो मनी, या फिर बैंक डिपॉजिट्स में भी अवेलेबल हो सकता है। बैंक डिपॉजिट्स में भी अवेलेबल हो सकता है। तो करेंसी प्लस बैंक डिपॉजिट्स सारे मनी को, अगर करेंसी प्लस बैंक डिपॉजिट को ऐड कर दे तो क्या हमें सारा मनी मिल जाएगा? तो हमारे पास करेंसी में होगा मनी, या तो हम उसे डिपॉजिट किया होगा बैंक्स में। सो दिस इज व्हाट मनी सप्लाई इज। करेंसी को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि मैं जब आगे आपको सारे M1 M2 M3 पढ़ाऊंगा तो वहां अगर मैं सी लिखूंगा तो आप लोग समझ जाएंगे कि सी मीन्स करेंसी। ओके, ठीक है। सो दिस इज व्हाट मनी सप्लाई इज, टोटल स्टॉक्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ मनी। तो करेंसी हमने समझ लिया। अब देखिए हम लोग बैंक डिपॉजिट्स पे जाते हैं। ठीक है, बैंक डिपॉजिट्स। तो अगर आप बैंक में जाओगे कि सर मुझे अकाउंट खुलवाना है, तो बैंक वाले आपको तीन अकाउंट का ऑप्शन देते हैं। फर्स्ट वन इज सेविंग अकाउंट, सेकेंड वन इज करेंट अकाउंट एंड थर्ड वन इज फिक्स्ड अकाउंट। फिक्स्ड अकाउंट, तो ये तीन अकाउंट्स का आपको ऑप्शन मिलेगा कि भाई या तो सेविंग अकाउंट खुलवा लो, या तो करेंट अकाउंट खुलवा लो, या तो फिक्स्ड अकाउंट खुलवा लो। अब देखिए इसमें समझो तीनों अकाउंट क्या है। सेविंग अकाउंट जनरली कौन खुलवाते हैं? जो हाउस होल्ड्स वगैरह होते हैं। जैसे मैं एक घर का एक आम नागरिक हूँ तो मैं सेविंग अकाउंट खुलवा लेता हूँ कि चलो जो भी पैसे होंगे मैं उसमें जमा करूंगा। ठीक है। करेंट अकाउंट जनरली कौन खुलवाते हैं? बिजनेस इंटेलिजेंस, क्योंकि उन्हें बार बार पैसे की जरूरत पड़ती है। अगर वो सेविंग सेविंग में कर दे तो उसमें लिमिटेशंस हो जाती हैं। करंट अकाउंट में कुछ लिमिटेशंस नहीं, जब मुझे जरूरत होती है मैं जितना पैसा निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ। तो दैट वो लोग खोलते हैं। और फिक्स्ड अकाउंट तो हर कोई खोलता है। ठीक है, रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। रीजन इंटरेस्ट। फिक्स्ड अकाउंट में क्या होता है? सबसे हाई इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि इसमें एक टाइम के लिए फिक्स्ड हो जाती है हमारी डिपॉजिट्स कि आप इसे 7 साल के बाद ही ले सकते हो, आप इसे 4 साल के बाद ही ले सकते हो, आप इसे 10 साल के बाद ही ले सकते हो। विड्रॉ आप कब कर सकते हो? एक सर्टेन टाइम के बाद। तो इसलिए उस सर्टेन टाइम के लिए बैंक लोग उस करेंसी को कहीं और यूज में लाते हैं, किसी को लोन देने में यूज करते हैं। तो इसलिए इसमें हाई आपको इंटरेस्ट मिलता है। सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट तो मिलता है बट लो इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि इसमें, हाँ, इसमें ऐसे नहीं कि आप जब चाहो जितने पैसे निकाल सकते हो। इसमें आप निकाल सकते हो पर आपको कुछ लिमिटेशंस है। दिन में आप 30,000 निकाल सकते हो, एटीएम से एक दिन में 5 बार निकाल सकते हो, तो ऐसे कुछ लिमिटेशंस लगे रहते हैं। सो इसी वजह से इसका इंटरेस्ट लो होता है। ठीक है, और करेंट अकाउंट को आप कभी भी निकाल सकते हो, इसमें आपको कुछ भी इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, प्लस आपको सर्विस चार्जेस भी देने होंगे बैंक के। ठीक है, क्योंकि आप इसे कभी भी आपने जमा किया 1 घंटे बाद बोलोगे लाओ भाई मेरे, हम अभी आपने 50 रुपए जमा किया, 1 घंटे बाद बोलोगे आओ लाओ भाई मेरे 50 रुपए लाओ। तो बैंक के लिए तो 50 रुपए किसी यूज में नहीं आए।
ठीक है, समझ रहे हो आप? आपका सेविंग में क्या है कि आपने 50 रुपए दिया, बैंक बोले नहीं 50 रुपए वापस आइए, आज आप 10 ही ले सकते हो, फिर कल 10 लेना, फिर परसों 10 लेना। तो इसमें क्या होता है कि बैंक कुछ यूज कर सकता है आपके मनी का, ठीक है, किसी को लोन देकर उससे इंटरेस्ट में गेन कर सकता है। करंट अकाउंट में कोई उसकी इनकम नहीं है आपके मनी से, तो वो जो आपके मनी को संभाल के रखेगा उसके लिए कुछ चार्जेस तो लेगा, दैट इज सर्विस चार्ज। और फिक्स्ड अकाउंट में आप 50 रुपए दे रहे हो, बैंक बोल रहे नहीं अब आपने ये फिक्स्ड अकाउंट करा लिया है, आप इस 50 रुपए को 1 साल के बाद ही ले सकते हो। तो उस 1 साल में बैंक उस 50 रुपए को कहीं इन्वेस्ट करेगा, उससे 60 रुपए कमाएगा और 55 रुपए आपको रिटर्न करेगा। तो आपके 50 के 55 में, और बैंक की इनकम क्यों 5 रुपए, ठीक है। सो ये जो मैंने बैंकिंग वाली चैप्टर पढ़ाई थी उसमें बैंक्स की मैंने शायद कुछ बताई गई थी कैसे बैंक्स कमाते हैं, तो आप डिटेल में वहां देखोगे तो ये सारी चीज आपको समझ में आ जाओगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो से पहले आप वो वीडियो देखो, फिर यहाँ आओ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी चीजें। आगे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो में भी सारी चीजें आपको समझ में अच्छे से आए, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए, इंटरेस्ट के बारे में समझ गए। अब देखिए इसमें कहते हैं लिमिटेड ट्रांजेक्शन, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। कुछ लिमिटेशंस होते हैं ट्रांजेक्शन्स, लिमिटेड ट्रांजेक्शन्स, इसमें अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन्स है, और इसमें तो मैच्योरिटी भी आपको मिलेगी, जब आपकी टाइम पूरी हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगा आपका फिक्स्ड अकाउंट, तब आपको मिलेगा। 5 साल के लिए तो 5 साल के बाद ही मिलेगा। तो ये चीजें आप समझ रहे हो यहाँ तक। अब देखिए सेविंग अकाउंट में क्या होता है, टाइम डिपॉजिट प्लस डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट जिसे हम लोग टीडी कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट जिसे हम लोग डीडी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए टाइम डिपॉजिट क्या होता है, अगर आपने डिपॉजिट किया तो उसमें आपको कुछ टाइम के लिए डिपॉजिट रखना ही होगा। टाइम आ गया इसमें, अगर आपने डिपॉजिट किया तो आपको 5 साल के लिए रखना ही होगा। और डिमांड डिपॉजिट मतलब कि जब मेरा मन होगा, डिमांड जब होगा तब मैं उसे विड्रॉ कर लूंगा। पर टाइम डिपॉजिट में क्या होगा, जब आपका मन हुआ तब उसे विड्रॉ नहीं कर सकते हो, जब उसकी टाइम पूरी होगी तभी विड्रॉ कर सकते हो। इसमें क्या है, टाइम डिपॉजिट भी है, डिमांड डिपॉजिट भी, और डिमांड पे विड्रॉ भी कर पा रहे हो और कुछ टाइम के लिए आपके पैसे भी रह रहे हैं, क्योंकि लिमिटेशंस भी हैं, लिमिटेड ट्रांजेक्शन है। तो ये चीज आप समझ गए। और इसमें क्या, करंट अकाउंट में तो पूरी डिमांड डिपॉजिट है, जब डिमांड होगी आपकी तब आप उसे विड्रॉ कर लोगे। और फिक्स्ड अकाउंट में क्या है, पूरी टाइम डिपॉजिट है, ठीक है, समझ रहे हो। डिमांड पे आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो, आपने किसी अगर एक टाइम के लिए फिक्स किया हो तो उस टाइम के बाद ही आप ले सकते हो। तो ये बात होगी तीनों अकाउंट्स की, बैंक की। समझ में आ रहे हैं तीनों अकाउंट, समझ गए आप लोग। सेविंग अकाउंट क्या होती है, सॉरी करंट अकाउंट क्या होती है, और फिक्स्ड अकाउंट क्या होती है। अब यहां से आप समझो कि लिक्विडिटी क्या होती है। लिक्विडिटी काफी एक आसान सा शब्द है लिक्विडिटी, पर काफी बच्चे इसका मतलब नहीं समझते कि लिक्विडिटी आखिर होती क्या है। व्हाट इज लिक्विडिटी? लिक्विडिटी इज नथिंग बट कन्वर्टेबिलिटी टू कैश। अब समझना है इस चीज को, अगर कोई भी चीज जितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाता है वो चीज उतना ही ज्यादा लिक्विड लिक्विड है। अगर कोई चीज बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाता है दैट इट इज वेरी हाई लिक्विड। अगर कोई चीज जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है तो अच्छा लिक्विड भी हाई नहीं है, वो कम लिक्विड है। समझ रहे हो आप इस चीज को। तो किसी चीज को आप जितना जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो वो चीज उतनी ही ज्यादा लिक्विड होती है। तो लिक्विडिटी इज नथिंग कन्वर्टेबिलिटी टू कैश। हाई कन्वर्टेबिलिटी टू कैश, अभी आपने 100 रुपए कहीं जमा की हुई है, ठीक है, आप उसको तुरंत से विड्रॉ कर ले रहे हो, तो 100 रुपए आपके तुरंत कैश में कन्वर्ट होगी जो आपने डिपॉजिट की थी, दैट इज उसकी लिक्विडिटी हाई है, ठीक है। और अगर आपने 100 रुपए कहीं जमा किया हुआ है, आप उसको कैश में जल्दी कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, दैट इज उसकी लिक्विडिटी लो है। तो इस तीनों बैंक अकाउंट में चलो आप बताओ कि सबसे हाई लिक्विडिटी किसकी होगी, किसको आप सबसे जल्दी कैश में कन्वर्ट करा सकते हो। ऑब्वियसली वी ऑल नो किसकी सबसे अधिक लिक्विडिटी हाई होगी, करेंट अकाउंट की, क्योंकि देखो ये डिमांड डिपॉजिट है और आप इसको जब मन चाहे तब कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो सबसे अधिक हाई लिक्विडिटी किस होगी, करेंट अकाउंट की। उसके बाद सेकंड में हाई लिक्विडिटी किसकी होगी, सेविंग अकाउंट की। इसको भी आप कैश में कन्वर्ट करा सकते हो लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। और वही फिक्स्ड अकाउंट में क्या है, आप उसको बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं करा सकते हो पर आपकी टाइम होगी तब, ठीक है, टाइम पूरेगी तब। तो आपकी डिमांड पे तो ये कैश में तुरंत कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो सबसे कम लिक्विडिटी किसकी हुई, फिक्स्ड अकाउंट की। तो इस चीज को आपने समझा, लिक्विडिटी क्या होती है आपने, आई होप आपने समझ लिया होगा।
समझ में आ गया सबको लिक्विडिटी? अगर किसी को समझ में नहीं आया तो क्वेरी में पूछ सकते हो मुझे कमेंट्स में। पर आई होप मैंने इतने अच्छे से समझाया होगा कि जितनी जल्दी आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो उतनी अधिक लिक्विडिटी। ये चीज आपको सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं हम लोग, एक और बैंक होती है हमारे कंट्री में, दैट इज पोस्ट ऑफिस बैंक्स। पोस्ट ऑफिस बैंक्स, अब देखिए पोस्ट ऑफिस बैंक हमने क्यों खोला, इसका मेरा मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था? फिनेंशियल इंक्लूजन। फिनेंशियल इंक्लूजन दैट इज, देखो अब क्या, बैंक जो कमर्शियल बैंक है, क्या आपको हर जगह कंट्री में मिलेगी? नहीं मिलेगी, जो जो अच्छी जगह है वहां मिलेगी। पर पोस्ट ऑफिस बैंक की खासियत क्या है, आपको कंट्री में हर जगह मिलेगी। हर एक पंचायत में आपको पोस्ट ऑफिस मिलेगा, हर एक एरिया में आपको पोस्ट ऑफिस मिलेगा। तो इसलिए पोस्ट ऑफिस बैंक गवर्नमेंट ने अधिक अवेबिलिटी इसलिए रखी ताकि सारे लोगों के फाइनेंशियल इंक्लूजन हो पाए। जो लोग बैंक में खाता नहीं खुलवा पा रहे हैं अवेबिलिटी ऑफ बैंक्स की वजह से, वो लोग जाके पोस्ट ऑफिस में अपना अकाउंट खुलवा पाए। तो आई होप आपको समझ में आ गया पोस्ट ऑफिस का ऑब्जेक्टिव। अब इसमें देखिए अकाउंट्स तीन तरह के होती हैं, सेविंग, रिकरिंग एंड फिक्स्ड, सेम एज लाइक बैंक। पर इसका ऑनर कौन है? कमर्शियल बैंक ऑनर कोई कमर्शियल इंसान होगा, कोई प्राइवेट एंटिटी हो सकती है, उसमें हो सकता है गवर्नमेंट की स्टेक हो, पर उसकी ओवरऑल जो ऑनर होगी वो प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है। पर इसमें गवर्नमेंट, इसमें 100% स्टेक किसकी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ऑनर कौन है इसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये जो है लेंडिंग नहीं करती है, जैसे बैंक्स आपको लोन देती है, पोस्ट ऑफिस लोन नहीं, लोन देती नहीं है। एक तो फिर आप सोच रहे हो कि अर्न कैसे करती है? चलो बैंक कैसे अर्न करती है, आपने 50 रुपए जमा किया, ठीक है, उस 50 रुपए को किसी को लोन दिया, उससे 10% कमीशन लिया, सॉरी इंटरेस्ट ली, उसको 55 हुए, और आपको 52 रुपए 2% सॉरी 4% इंटरेस्ट साथ लौटा दिया। तो उसकी इन बैंक की अर्निंग कितनी हुई थी? पर यहाँ पे तो देख रहे हो आप, लैंडिंग ही नहीं कर रही है ये, किसी को लोन दे ही नहीं रही है। तो ये अर्न कैसे करती है? इट अर्न्स थ्रू इन्वेस्टिंग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अर्न थ्रू इन्वेस्टिंग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कमिंग वीडियो में काफी डिटेल में पढ़ने वाला हूँ, पर अभी आप ऐसे समझने के लिए रख लो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके अर्न करती है। तो ये आपको समझ में आ गया यहाँ पे। अब ये दोनों बैंक मैंने इसलिए समझाया क्योंकि जब अब मैं मनी सप्लाई का जो M1 M2 M3 पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको ये काफी हेल्प करेगा, उसी से आप सारी चीजें समझ पाओगे। तो ये आप ये सारे अकाउंट समझ गए, पोस्ट ऑफिस बैंक भी समझ गए। अब हम लोग मेजर डालते हैं मनी सप्लाई के टाइप्स में। मनी जो पहली क्या होती है? M1 मनी, ठीक है। तो M1 मनी में क्या क्या हम लोग लेते हैं? करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट में क्या होता है? सम डिपॉजिट्स इन RBI। ये हम लोग लेते हैं M1 में, ठीक है। इसमें करेंसी है और डिमांड डिपॉजिट भी है। तो एक देखो, करेंसी और डिमांड डिपॉजिट है, मतलब जब चाहे मन कर रहा है तब आप कन्वर्ट कर रहे हो उसको कैश में। करेंसी तो पहले से कैश में है, ठीक है। और डिमांड डिपॉजिट मतलब कि आपको जब मन कर रहा है, जब डिमांड है आपकी, जो आप उसको विड्रॉ कर सकते हो। तो इसको क्या होगी? लिक्विडिटी क्या होगी इसकी? हाई होगी। क्यों लिक्विडिटी हाई? क्योंकि आप बहुत जल्दी इस डिमांड डिपॉजिट को कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। करेंसी तो कैश में है ही, तो क्योंकि बहुत जल्दी ही कैश में कन्वर्ट हो रहा है इसलिए इसकी लिक्विडिटी हाई है। पर ये क्या है? नैरो मनी है। नैरो ब्रॉडनेस के भी कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे जब मैं सारे पढ़ाऊँ तो। फिर आप देखो M2। M2 में हम लोग क्या लेते हैं? M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग, पोस्ट ऑफिस बैंक सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट, अब देखो क्या है, M1 तो सारे इसमें ऐड हो ही गए, और इसमें पोस्ट ऑफिस बैंक की सेविंग अकाउंट ऐड हुई। सेविंग अकाउंट मतलब कि आप डिमांड पे ले सकते हो पर कुछ लिमिटेशंस उसमें रहेगी। देखो मैंने सेविंग अकाउंट जो बैंक्स की अच्छे समझाई थी, उसमें आप डिमांड में आप ले सकते हो, डिमांड डिपॉजिट है, पर फिर भी टाइम डिपॉजिट का भी कुछ उसमें पार्ट है, क्योंकि दैट इज उसमें आपको लिमिटेशंस रहेंगी। तो इसकी क्या होगी? लिक्विडिटी क्या हो जाएगी? M1 से कम हो जाएगी। इट इज हाई लिक्विड, हाई लिक्विड, बट
इसका लिक्विडिटी क्या होगा, M1 की लिक्विडिटी जो है M2 से ज्यादा होगी, ठीक है, बट M1 इज मोर लिक्विड देन M2, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट हो गए, और ये क्या होगी, ये दैट इज विल बी ब्रॉडर देन M1। हम देखिए ब्रॉडनेस की कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे कितने सारे चीज जोड़ो, एक दो तीन, चलो एक दो तीन, यहाँ पे कितने सारे चीज आ गए, एक तीन तो इसके पहले हो गए, प्लस इसमें एक और चीज ऐड हुआ, तो जैसे जैसे किसी चीज में कोई चीज ऐड होगा तो उसकी ब्रॉडनेस बढ़ेगी, नहीं समझ रहे हो, इसमें तीन देखो, इसमें एक और ऐड कर दिया हमने, एक और ऐड कर दिया, तो इसकी ब्रॉडनेस बढ़ेगी, समझ रहे हो बात को ना, तो जितना ज्यादा एक चीज में एड्स होंगे चीजें, उतना ज्यादा उसकी ब्रॉडनेस बढ़ती है, ठीक है, तो इसीलिए ये M1 से ब्रॉडर है, पर लिक्विडिटी M1 से कम है, क्योंकि यहाँ पे सेविंग अकाउंट ऐड हुई पोस्ट ऑफिस बैंक की। फिर अब थर्ड टाइप आते हैं M3 पे। अब M3 में क्या देख रहा है, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट, TD, M1 तो सारी है ही, प्लस इसमें टाइम डिपॉजिट भी ऐड कर दी है। टाइम डिपॉजिट मतलब कि आप ले तो सकते हो पर आपकी डिमांड पे नहीं मिलेगी, जब तक वो मैच्योर नहीं होगी तब तक नहीं मिलेगी, मतलब जितनी उसकी मतलब कि जितने टाइम के लिए आपने उसको फिक्स किया होगा, अनफिक्स्ड अकाउंट हिसाब से टाइम डिपॉजिट, आपने जितने टाइम के लिए उसको फिक्स किया होगा 5 साल के बाद, तो 5 साल के बाद ही वो कैश में कन्वर्ट होगी, डिमांड पे बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं होगी, तो इसकी कन्वर्टिबिलिटी टू कैश थोड़ी डिफिकल्ट होगी यहाँ पे एज कम्पेयर टू अदर टू M1 M2, तो इसीलिए ये लिक्विड कम है, लेस लिक्विड, क्योंकि यहाँ पे क्या ऐड हम लोग कर रहे हैं, टाइम डिपॉजिट, पर ये ब्रॉड मनी है, क्योंकि इसमें M1 तो सारी है प्लस टाइम डिपॉजिट को भी हमने ऐड कर दिया, तो ये ब्रॉड मनी होंगे और चीजें इसमें ऐड हो गई। फिर आते हैं M4 पे, इसमें क्या M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस बैंक, टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस बैंक, तो M3, तो M3 में पहले से टाइम डिपॉजिट है वो कम ब्रॉड हो गई है, प्लस इसमें सारे पोस्ट ऑफिस बैंक्स के भी डिपॉजिट ऐड कर रहे हैं, मतलब पोस्ट ऑफिस बैंक की भी जो फिक्स्ड अकाउंट होगी वो भी ऐड हो रही है, तो फिर नॉर्मल बैंक्स की टाइम डिपॉजिट तो है ही, प्लस पोस्ट ऑफिस बैंक की भी टाइम डिपॉजिट इसमें ऐड होगी, तो ये और भी कम लिक्विड हो गया, दैट इज लीस्ट लिक्विड, सबसे कम लिक्विड हो गया ये, ठीक है, और ये ब्रॉड मनी ये भी हो गया है, सबसे ब्रॉड मनी हो गया, ब्रॉडेस्ट मनी इन चारों में, क्योंकि इसमें सारी चीज ऐड हो गई, M3 भी ऐड होगी प्लस पोस्ट ऑफिस की भी सारी चीज होगी, सबसे ब्रॉड ये हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया, M1 M2 M3 M4 सब समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे पूछती है यूपीएससी कभी कभी, लिक्विडिटी के टर्म्स में सबसे अधिक लिक्विड कौन सा हुआ, M1, उसके बाद कौन सा लिक्विड हुआ, M2, उसके बाद कौन सी लिक्विड हुई, M3, उसके बाद कौन सबसे कम लिक्विड क्या हुई, M4। समझ रहे हो आप, M1 देखो इसमें डिमांड डिपॉजिट है सबसे अधिक लिक्विड, इसमें सेविंग बैंक से मतलब कुछ लिमिटेशन से थोड़ी कम लिक्विड, M3 में तो टाइम डिपॉजिट है तो लेस लिक्विड, M4 में तो सारी टाइम डिपॉजिट ऐड होगी तो लीस्ट लिक्विड। तो लिक्विडिटी के टर्म्स पे आपने ये समझ लिया सबसे अधिक लिक्विड कौन है, M1, और सबसे लीस्ट लिक्विड क्या होगा, M4। अब यूपीएससी क्वेश्चन में हो सकता है 4 सेंटेंस है कहीं पे, ठीक है, बैंक मनी सप्लाई के बारे में, उसमें एक क्वेश्चन सेंटेंस को क्या डाल देगी, M4 is more liquid than M1, ये M1 is the least liquid of all M1 M2 M3 M4। तो इससे आप समझ जाओगे कि ये स्टेटमेंट सही है कि गलत, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि M4 लीस्ट लिक्विड नहीं है, लीस्ट लिक्विड कौन है, M1 लीस्ट लिक्विड है, सॉरी M1 हाईएस्ट लिक्विड है, M4 हाईएस्ट लिक्विड नहीं है, हाईएस्ट लिक्विड कौन है, M1, और लीस्ट लिक्विड कौन है, M4। तो ये चीज आपको समझ में आएगी, तो ये सेंटेंस जो ऐसे सेंटेंस रहेंगे कि M4 हाईएस्ट लिक्विड है या M1 लीस्ट लिक्विड है, ये सारी को आप समझ पाओगे गलत सेंटेंसेस, जबकि इजी कितने इजी सेंटेंस रहते हैं हम लोग रॉन्ग करके आते हैं क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट्स नहीं मालूम है, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया। अब सेम वो ब्रॉडनेस के साथ भी कर सकती है, करती ही है, काफी बार कर चुकी है वो। ब्रॉडनेस में ब्रॉडेस्ट मनी क्या होगी, M4, उसके बाद M3, उसके बाद M2, सबसे लीस्ट ब्रॉडेस्ट मनी क्या होगी, नैरोएस्ट मनी क्या होगी, M1। तो ये दोनों चीज आप समझ गए। तो अगर ये दोनों सेंटेंस को आपने काफी अच्छे से समझ लिया तो आई थिंक आप मनी सप्लाई पूरा समझ चुके हैं, M1 क्या होती है, M2 क्या होती है, M3 M4 क्या होती है, ये चीज आपको थोड़ी ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। बाकी ये बैंक सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट होता है, आई होप आप ये सब चीजें समझ चुके होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पे,
एक होता है एम नॉट, इसको हम लोग होते हैं करेंसी प्लस आर दैट इज कैश रिजर्व्स प्लस ओडी दैट इज अदर डिपॉजिट, दिस इज नॉट एम नॉट। और एम एस एक चीज एक टर्म होता है दैट इज कॉल्ड मनी सप्लाई, एम एस दैट इज मनी सप्लाई इज इक्वल टू एम इंटू एम नॉट, दैट इज मनी सप्लाई का एक फॉर्मूला है ये जो मनी सप्लाई हम लोग पढ़ रहे हैं। एम हियर इज स्मॉल एम हियर इज मनी मल्टीप्लायर, multiplier into m naught that is cash plus cash, sorry currency plus cash reserves plus other deposit, so this is मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट, और इसी को हम लोग कहते हैं हाई पावर्ड मनी, हाई पावर्ड मनी दैट इज एमएस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ये सारी चीजें। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट मनी सप्लाई। सो प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर, प्लीज डू सब्सक्राइब, and for any queries do comment. So that is all for today, have a nice day, thank you.